हो सकता है राम और श्याम का ये जो डिस्कशन है वो आपने कहीं पे सुना होगा। हो सकता है आप इससे रिलेट कर पाओ। अरे श्याम, मैं ये सोच रहा वो आयशर मोटर की जो बुलेट बाइक है वो मैं खरीद लेता हूँ, वो मुझे काफी पसंद आ रही है। अरे राम, तू ये बुलेट बाइक क्यों खरीद रहा है? उससे तो अच्छा होगा कि तू आयशर मोटर के शेयर खरीद ले या फिर एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर ले। इससे आने वाले 5 से 10 साल में ही तू करोड़पति बन जाएगा और ऐसी कई बुलेट तू खुद खरीद पाएगा। हो सकता है ये कन्वर्सेशन का आप कभी पार्ट हुए होंगे या फिर ऐसा कन्वर्सेशन आजू बाजू में हो रहा है ये भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। देखो, ये कन्वर्सेशन की वजह से ही हमें ऐसे लगने लगता है कि एसआईपी सभी इन्वेस्टमेंट के सवालों का जवाब है। हम बहुत बार इसी मिस इन्फॉर्मेशन के साथ चलते हैं और फिर स्टार्ट में ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड काफ़ी गलतियां कर देते हैं। देखो, फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करना ये तो एक अच्छी बात है। ये हमारे YouTube चैनल से भी हम फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं और एसआईपी के रिलेटेड भी जो रियल नॉलेज है वो शेयर करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? अगर समझो इन्फॉर्मेशन के नाम पे मिस इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है तो फिर अगर बिगिनर इन्वेस्टर हो उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए आज के वीडियो में एसआईपी को लेके हम 5 लेसर नोन फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिसके वजह से आप खुद के इन्वेस्टमेंट के लिए एसआईपी के लिए राइट डिसीजन ले पाओगे। पहला फैक्ट तो ये है कि एसआईपी इज डम्प स्ट्रेटेजी। डम्प स्ट्रेटेजी मतलब आप किसी पर्टिकुलर डेट पे आपकी इन्वेस्टमेंट की एसआईपी सेट कर देते हो तो उस समय पे मार्केट डाउन रहे या अप रहे वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट होनी ही है और इसीलिए इसको एक डम्प स्ट्रेटेजी बोला जाता है। अगर एग्जाम्पल बोले तो समझो आपने 1 अगस्त को एक एसआईपी की डेट सेट की है और समझो उसी के बाद 5 अगस्त को मार्केट डाउन हो गया और यहाँ पे आप सोचते हो कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन इसके वजह से क्या एसआईपी अपनी डेट चेंज करके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा? जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट 1 तारीख को हो गई है वो 1 ही तारीख को हो गई है। तो इसके ऊपर कोई अभी सोल्यूशन है क्या? तो देखो, अभी मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो काफ़ी कम एएमसीज ही अवेलेबल करके दे रही है, जहाँ पे इसे स्मार्ट एसआईपी या फ्लेक्स एसआईपी करके बोला जा रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी आपकी एसआईपी की डेट की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो तो पहले डेट फंड में हो जाती है जो एक सिक्योर फंड है और वो यहाँ पे फंड कैलकुलेट भी करता है कि अभी मार्केट डाउन साइड में है या फिर अप साइड में है। अगर समझो मार्केट पर्टिकुलर लेवल से डाउन है तो फिर ये डेट फंड की जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपकी इक्विटी फंड में मूव की जाती है। अगर समझो उस टाइम पे मार्केट अप रहा तो इसको डेट फंड में ही रखा जाता है और जब भी मार्केट करेक्ट हो तभी इसको फिर से इक्विटी फंड में ट्रांसफर किया जाता है। और ये स्मार्टनेस हमें प्रोवाइड करने के लिए कुछ एएमसीज अभी ये प्रोडक्ट लाई हुई है, जैसे कोटक एएमसी हुई या फिर एचडीएफसी एएमसी हुई या फिर आईसीआईसीआई का इसी तरीके का प्रोडक्ट अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो आप चाहे तो इस तरीके का स्मार्ट एसआईपी का ऑप्शन जरूर चूज कर सकते हो। अभी दूसरा जो फैक्ट है वो काफ़ी लोगों ने आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई होगी। बहुत बार तो मैंने भी अपने चैनल्स पे इसके लिए पुश किया हुआ है कि हमें जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट फंड में करनी चाहिए, ना कि रेगुलर फंड में, क्योंकि डायरेक्ट फंड में हमारा एक्सपेंस रेशो कम होता है जो 1% का हमें फ़ायदा करके देता है। लेकिन आप मार्केट से काफ़ी डिस्टेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स हो तो फिर आपके लिए कोई गाइड होना ज़रूरी हो जाता है। एक कोई ऐसा एक्सपर्ट जो हर बार आपको पुश करता रहे। अगर समझो आप कभी पैनिक होके आपकी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करना चाहते हो तो ऐसे में आपके लिए एक कोई तो ऐसा पर्सन होना जरूरी होता है जो आपको सपोर्ट दे और ये पॉसिबल होता है रेगुलर फंड में। और यही चीज हमें डेटा से भी नजर आती है। जो भी डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स है वो रेगुलर फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर से कंपेयर करें तो 2.6 गुना से ज्यादा बार अपनी इन्वेस्टमेंट रोकते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा इस वजह से होता है कि जब भी मार्केट में एक पैनिक सिचुएशन आ जाती है तभी ये डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स मार्केट से निकल जाते हैं, लेकिन रेगुलर फंड वाले इन्वेस्टर्स यहाँ पे बने रहते हैं क्योंकि उनको उनका जो भी एजेंट होता है वो सपोर्ट करता रहता है। उनको मेंटली उन्होंने क्यों मार्केट से निकलना नहीं चाहिए उसके लिए मेंटली एनकरेज भी करता रहता है। इसीलिए रेगुलर फंड कुछ काम के है ही नहीं है और हम केवल ब्लाइंडली डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है।
और लेकिन देखो और एक बात है, आप रेगुलर फंड में जब भी इन्वेस्ट करते हो तभी कोई एजेंट या फिर बैंक के थ्रू करते हो, और ऐसे में आपका जो भी एजेंट है या जो भी मीडिएटर है वो आपको कुछ सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, कुछ गाइड नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे में वो फंड के साथ बना रहे ना, वो तो हमारी एक मूर्खता ही होगी। तो ऐसे में हम दूसरा एक्सपर्ट या एजेंट हो उसका गाइडेंस लेके अपनी इन्वेस्टमेंट करते रहे। तीसरा फैक्ट ये हो जाता है कि बहुत बार जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो भी लास्ट के केवल 3 या 4 साल का फंड का केवल रिटर्न का परफॉर्मेंस बता के ही फंड सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हमें एक्चुअल में हमारे लिए फंड चूज करना है तो केवल रिटर्न सफिशिएंट नहीं है, आपको उसके जो इंपॉर्टेंट रेशियोज है वो देखना भी जरूरी हो जाता है। फिर हो सकता है उसके लिए आपको फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन हो वो चेक करना पड़े, अल्फा चेक करना पड़े, बीटा चेक करना पड़े, उसका जो शार्प रेशो है वो चेक करना पड़े, या डाउन साइड प्रोटेक्शन के लिए जो रेशो होता है वो चेक करना पड़े। अभी ये सब एनालाइज करने के बाद ही हम फंड के लिए कौन सा हमारे लिए सूटेबल है वो अपने गोल के अनुसार चूज कर सकते हैं। लेकिन केवल रिटर्न देख के अगर हम फंड चूज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक सही डिसीजन नहीं होगा, और वही एक गलती है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स करते भी है। और फिर इसी रिटर्न से रिलेटेड हमारा जो चौथा फैक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो इस तरीके से कि हो सकता है ये कैलकुलेशन आपने कहीं देखा भी हो। समझो कोई अगर 15,000 की मंथली एसआईपी करता है और मार्केट में केवल 12% के रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, और फिर ये 20 साल इन्वेस्ट करता रहता है, तो वो अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट से 1.5 करोड़ तक का कॉर्पस बना पाएगा। लेकिन देखो इसमें एक आधा सच है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते हैं। आप अगर इन्फ्लेशन 6% का कैलकुलेट करके चलोगे तो देखते हैं इसी 1.5 करोड़ की 20 साल बाद क्या वैल्यू हो सकती है। मतलब ये 1.5 करोड़ की वैल्यू अगर 6% के इन्फ्लेशन के अनुसार देखे तो वो केवल 46 लाख तक की हो जाएगी। मतलब आज जो आप 46 लाख के लिए सोच रहे हो वही वैल्यू उस टाइम 1.5 करोड़ की हुई होगी। तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि हमें थोड़ा और बेटर तरीके से इसको कैलकुलेट करना चाहिए और अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए? और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो कुछ स्टेप अप का जो कंसेप्ट है उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेप अप एसआईपी का कंसेप्ट क्या बोलता है, जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट हम हर साल कर रहे हैं उसमें हम 5% या 10% से इंक्रीमेंट कर ले, तो फिर 20 साल बाद हमारे पास इस स्टेप अप एसआईपी के वजह से एक अच्छा खासा कॉर्पस जमा हुआ रहेगा। तो जो हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल देखा जहां पे हम 15,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 12% का ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी में समझो हम जो हमारी स्टेप अप की परसेंटेज है वो 8% पकड़ ले, तो फिर हमारे पास जो कॉर्पस जमा रहेगा वो तकरीबन 2.40 करोड़ का रहेगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो पुराना 1.5 करोड़ का कॉर्पस था उससे ये सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट है, यानी इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हुए हम एक अच्छा खासा कॉर्पस खुद के लिए बना पाएंगे। स्टेप अप की तरह ही एक दूसरा भी कंसेप्ट है जिसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें मार्केट से थोड़ा कनेक्ट होने की जरूरत है। यानी जब भी मार्केट डाउन हो तभी आपके पास जो भी थोड़ी बहुत अमाउंट हो तो उसे आप इन्वेस्ट कर ले। यानी आप एसआईपी के एवरेजिंग के कंसेप्ट को और अच्छे से फायदा उठाते हुए कंपाउंडिंग का जादू एक्सपीरियंस करके एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हो। पांचवा एक फैक्ट है जो बहुत सारे लोग अनदेखा कर लेते हैं या फिर कोई इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बात भी नहीं करता, और वो ये है कि जो भी म्यूचुअल फंड्स है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमेशा साइक्लिक नेचर से हो सकते हैं। मार्केट हमेशा बियर और बुल साइकिल में ट्रैवल करता रहता है और इसी का इम्पैक्ट हर म्यूचुअल फंड पे आता है, और इसीलिए ऐसा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं है जो हमेशा टॉप परफॉर्मेंस रहेगा। इसीलिए जो आज मॉडरेट लेवल पे परफॉर्म कर रहा है वो फंड कल को एक टॉप परफॉर्मर हो सकता है। तो इसके लिए उपाय क्या है? इसके लिए जो मार्केट का साइकिल है वो 5 से 7 सालों का रहता है, और इसी वजह से हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो 2 साइकिल के लिए भी रहे तो हम कॉन्फिडेंटली हमारे लिए एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं। इसमें ये इस वजह से पॉसिबल है क्योंकि हम वो फंड को सफिशिएंट टाइम देते हैं जिसमें वो कम से कम 2 साइकिल तो ट्रैवल करता है। तो फिर कॉन्फिडेंटली कॉर्पस जनरेट करने के लिए ये जो साइकिल है जो 5 से 7 साल का रहता है उसे कंसीडर करते हुए हमें 10 से 14 साल के लिए तो कम से कम इन्वेस्टेड रहना जरूरी हो जाता है। देखो एसआईपी हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें डिसिप्लिन तो लाती ही है, लेकिन वो एक कंपाउंडिंग का जादू भी हमारी इन्वेस्टमेंट में करती है। लेकिन तभी जब हम ये 5 एस्पेक्ट्स को हमारी इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड करें तभी।
तो इस तरीके के ये 5 जो फैक्ट्स है उनको अगर हम कंसीडर करते हुए हमारी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़रूर एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हैं। लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है, समझो वो मिस इन्फॉर्मेशन हो या फिर आधा सच हो, तो फिर अगर आप बिगिनर हो तब तो वो आपके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। तो ये 5 फैक्ट्स जो हमने अभी डिस्कस किए उसके बारे में आप क्या सोचते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताओ। देखो, ऐसे ही एसआईपी रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड की एनालिसिस हो या फिर फाइनेंस कंसेप्ट हो, इसके रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आते रहते हैं, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।